स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में इतना है चीजें जिसके आधार पे मोदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सभी गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती, सभी बेगुनाह बचते नहीं है, ये इस बात से फिर से सिद्ध हो जाता है। पर ये डॉक्यूमेंट्री काफी पावरफुल है और पूरे घटनाओं को लेकर बनी हुई है। देखिए, पाबंदी की वजह तो बहुत साफ है। तो ये सरकार नहीं चाहती कि लोगों को फिर से याद आए कि 2002 के कत्लेआम के पीछे क्या सच्ची वारदातें थी। तो सरकार निश्चित रूप से जो एक ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाई जा रही है, ये अपने खिलाफ किसी प्रकार की आलोचना को बढ़ने नहीं देती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे तक, गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी एक खबर बहुत तेजी से आई और एक तरह से उसे दबा दिया गया। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन पार्ट 1 ये आई थी। उसके बाद और भी आने वाला था, लेकिन भारत सरकार ने उसको पाबंदी लगवा दी है, भारत में उसे ना देखा जाए। लेकिन पाबंदी लगने से पहले ही बहुत लोगों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया था और अब यूनिवर्सिटियों में इसको दिखाने की, स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही है। कुछ यूनिवर्सिटियों में कामयाबी हुई है उसे दिखाने की और कुछ जगहों पर रोका जा रहा है, जिसमें जेएनयू भी शामिल है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसमें क्या कुछ है? गुजरात जो 2002 के फसाद थे, दंगे थे या कत्लेआम जो भी कहें, वो उसमें मोदी जी का रोल उस फिल्म में बताया गया था। अब क्या है, अब ये क्यों आई ये डॉक्यूमेंट्री इस वक्त, और इसके रोकने का क्या मकसद है? क्या कुछ छुपाना चाहते हैं? क्या कुछ झूठ है? आमतौर पर अगर कोई झूठी बात होती है तो उसकी क्लैरिफिकेशन आती है, ना कि पाबंदियां लगती हैं। इसके अलावा अब भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कॉलेजियम का मामला उसी तरह से गर्म है। मंत्री जी कह देते हैं कि मेरे जाती ताल्लुकात हैं, बहुत नजदीकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन अगले ही दिन फिर कह देते हैं कि आपने रिपोर्ट पब्लिक कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। आईबी की रिपोर्ट थी कुछ जजों के नामों के साथ। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी, जाना माना चेहरा और बड़े जाने माने राइटर, खासतौर पर आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है उस पर खासतौर पर आपने कई किताबें लिखी हैं। उसके अलावा भी कई इश्यूज हैं। मैं आज ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो सफर में है। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप कैसे देखते हैं? आपने देखी है मुझे लगता है। जी, ये डॉक्यूमेंट्री तो कई जगह एक लिंक आई से वो चली नहीं, फिर फेसबुक पे एक लिंक आई थी, उससे मैं देख पाया और देख के पुराने दर्द ताज़ा हो गए। और जो चीज़ें पहले हम जानते थे अलग अलग कमीशन रिपोर्ट से और दूसरी चीज़ों से, उनको सिलसिलेवार तरीके से, बिना किसी का साइड लिए हुए, निष्पक्ष तरीके से, एक बहुत बड़ी गहरी सोच के आधार पे, गहरे रिसर्च के आधार पे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। और उसमें खास बात यह है कि उसमें कोई लाग लपेट नहीं की गई, किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं है। जो घटनाएं हैं, जो सिलसिलेवार चीजें हुई हैं, उनको उसी प्रकार से बताने की कोशिश की है। तो मैं डॉक्यूमेंट्री देख के, तो खैर, क्योंकि ये एक कत्लेआम के बारे में डॉक्यूमेंट्री है जिसने पूरे देश को हिलाया था, उसके कारण थोड़ी सी पीड़ा हुई, थोड़ी तकलीफ हुई। पर ऐसा डॉक्यूमेंट्री में कुछ नहीं है जो गलत हो। थोड़ा मैं आपको, खैर, आपको इनकी जानकारी दे दूं कि ये जब गुजरात में कत्लेआम चालू था, गोधरा में ट्रेन जली, उसके नाम पर बाद में कत्लेआम शुरू हुआ। और एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो वो लेती है कि 27 फरवरी की शाम को नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई थी। अब ये बात डॉक्यूमेंट्री कंफर्म करती है
अपने सोर्सेस के आधार पे उसमें एक प्रीस्ट जो हैं फादर सेड्रिक प्रकाश, उनकी हरेन पांड्या से जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री स्पष्ट बताती है कि हरेन पांड्या ने वो मीटिंग अटेंड की थी। ऐसे ही दूसरे जो हम जानते हैं संजीव भट्ट, वो अभी जेल में है। हरेन पांड्या की तो खैर हत्या हो गई। संजीव भट्ट जेल में है। दोनों ने संजीव भट्ट ने एफिडेविट देकर कहा था कि मैं उस मीटिंग में था, और हरेन पांड्या ने तो खैर वो मिनिस्टर थे तो उस हैसियत से थे, पर ये बातों को सिद्ध नहीं किया जा सका और सिद्ध नहीं हुई तो उसके आधार पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया। पर इसमें डॉक्यूमेंट्री खास तौर से बताती है कि फादर सेड्रिक प्रकाश जो अहमदाबाद के जेस्यूट हैं और ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता हैं, वो एक बार फ्लाइट में थे और हरेन पांड्या उनके बाजू की सीट पर बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को मीटिंग में मैं था और उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं की भावनाएं, उसका उद्रेक होगा, उसको रोकना नहीं चाहिए। और यही बात डॉक्यूमेंट्री अलग अलग सोर्सेस से बताती है कि कई अलग दूसरे पुलिस के सोर्सेस ने भी इनको बताया। ऐसे पत्रकार ये ज्यादा सोर्सेस तो रिवील कर नहीं सकते हैं, पर कई सोर्सेस ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं हुई। और उसका पुष्टिकरण के लिए वो जो शॉट्स दिखाते हैं, शॉट्स में इधर दंगा चल रहा है, कत्लेआम हो रहा है, घर जल रहे हैं और पुलिस दूसरी तरफ से देख रही है, तो दूसरी ओर देख रही है, पुलिस दूसरी ओर देख रही है। और यही बात फिर साबित होती है कि मोदी ने भी कहा कि 3 दिन में हमने दंगे कंट्रोल कर लिए। और ये 3 दिन का मामला बड़ा रोचक है, क्योंकि बाबू बजरंगी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था आशीष खेतान के द्वारा, जो उस समय तहलका में थे, उन्होंने भी जब बाबू बजरंगी पे स्टिंग ऑपरेशन किया तो बाबू बजरंगी ने कहा हमको 3 दिन मिले हैं, वनडे मैच है, जितने ज्यादा को मुझे मारते हुए बहुत आनंद आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं राणा प्रताप हूं। 3 दिन यहाँ हो गए। दूसरे एक मैं आपको बताऊं कि जनरल जमीरुद्दीन शाह जो आर्मी को लेकर अहमदाबाद में लैंड हुए और आर्मी एयरपोर्ट पे थी, एयरफील्ड पे थी, और ये जनरल साहब मोदी के घर पे गए और उनको कहा कि हम आ गए हैं, हमको आप मदद कीजिए ताकि हम दंगों को रोकने में आपकी मदद कर सकें। इंसिडेंटली एक बात और भी बता दूं कि जनरल साहब लिखते हैं कि जब वो मोदी के घर पहुंचे तो वहां डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, और जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया कि अच्छी बात है कि आप लोग आ गए हैं, अब अपना काम कीजिए। पर जनरल आगे लिखते हैं, जनरल जमीरुद्दीन शाह आगे लिखते हैं कि 3 दिन तक उनको स्थानीय मदद नहीं मिली जिससे कि वो दंगों की रोकथाम में मदद कर सके। तो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्री ये बात को क्लियर कर देती है कि 3 दिन तक जो मोदी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे पुलिस को कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, वो इसमें डॉक्यूमेंट्री में बहुत क्लियर कट दिखता है। एक और बात बता दूं आपके सवाल के पहले कि ये जो एक तो उसी समय ब्रिटिश हाई कमीशन जो इंडिया में था उसने भी यही रिपोर्ट भेजी जिसमें मोदी पर उंगली उठाई गई, और जो यानी एक तरफ तो डॉक्यूमेंट्री है और दूसरी तरफ हाई कमीशन की रिपोर्ट है, दोनों बातें इसी चीजों को सिद्ध करती हैं। ये जो कत्लेआम हुआ जिसमें ऑफिशियल फिगर तो 700 मुसलमानों का है, पर अनऑफिशियल फिगर डॉक्यूमेंट्री भी कहती है कि अनऑफिशियल फिगर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। तो ये दूसरी बात, दोनों स्रोतों से रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री की फुटेज, उससे ये बात कंफर्म होती है। एक अंत में छोटी बात बता दूं कि इसमें कहा गया, यहाँ प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमानों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से S6 की कोच को जलाया जिसमें 57-58 राम सेवक मारे गए। पर मजे की बात यह है कि ये जांच, ये बात आधे घंटे में कैसे पता चल गई। इधर बोगी चलती है, उधर अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने किया है। फिर दूसरा, उस समय जयंती रवि, ये वहां गोधरा की जो कलेक्टर थी, उन्होंने इनको कहा कि ये लाशों को आप इनके रिलेटिव्स को सौंपिए, और उसके उलट ये लाशों को वीएचपी के सुपुर्द किया गया और वीएचपी ने एक जुलूस के रूप में इसको ले गया आगे, और जिससे लोगों की भावनाएं भड़की
लोगों की भावनाएं भड़कती गई, पुलिस दूसरी तरफ देखती रही, और उसमें जो रोल था वो बहुत क्लियर आ गया है। तीसरी बात यह है, जो डॉक्यूमेंट्री बहुत दर्दनाक तरीके से बताती है कि अब ये सब हो रहा है मोदी सरकार की नाक के नीचे। एक होता है कि दंगों को न रोकना, दूसरा होता है दंगों को न रोकने दिया जाना। तो दोनों बातें इसमें दिखती हैं, और उससे मुस्लिम कम्युनिटी पर कितना अत्याचार हुआ उसके उदाहरण के रूप में एहसान जाफरी के केस को भी बताते हैं। मुझे एहसान जाफरी का केस बहुत उसने पीड़ा दी, क्योंकि उसमें एक जो विटनेस है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को एहसान जाफरी के जले हुए घर में ले जाता है और दिखाता है कि यहाँ उनका फोन था, यहाँ फोन पड़ा था, यहाँ से उन्होंने सब लोगों को फोन किया, मोदी को भी फोन किया, पर कोई बचाव के लिए नहीं आया। फिर एहसान जाफरी ने बाहर की भीड़ को जाकर कहा कि मैं नीचे आता हूं, आप चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, और मेरे घर में जितने लोगों ने पनाह ली है उनको आप छोड़ दीजिए, उनको कुछ न कीजिए। इसके उलट हुआ, ऐसा वो कहे विटनेस बताता है, एहसान जाफरी नीचे आए और उनके टुकड़े टुकड़े करके उसके बाद में घर में जो लोग थे उन सब की भी हत्या की गई। तो खैर ये सच जो है, अब सजा नहीं होना, एसआईटी की भी बात अंत में बता दूं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। पर आपको एक ही बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एसआईटी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरे राजू रामचंद्रन को इसका एमिकस क्यूरे बनाया था। और राजू रामचंद्रन कहते हैं इस रिपोर्ट में इतना है चीजें जिसके आधार पे मोदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। खैर, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, वो और बात है। सभी गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती, सभी बेगुनाह बचते नहीं है, ये इस बात से फिर से सिद्ध हो जाता है। पर ये डॉक्यूमेंट्री काफी पावरफुल है और पूरे घटनाओं को लेकर बनी हुई है। जी राम पुनियानी जी, ये जो पाबंदी लगाई गई इस पर, ये आपने बहुत ही अच्छे से उसकी डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ बताया है, क्या कुछ साबित किया है, वो चीजें आपने रख दी। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाकर सरकार क्या चाहती है। देखिए, एक बुनियादी बात है कि अगर अपने आप को बेगुनाह कहना है तो आप अपनी सफाई दे दीजिए, लेकिन किसी भी किताब पर बैन या किसी भी फिल्म पर बैन, ये तो कोई हल नहीं हुआ ना। तो ये क्या क्या कुछ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अभी कुछ यूनिवर्सिटियों में उसकी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। कुछ जगहों से खबर आई, हैदराबाद से एक जगह से खबर आई कि वहां स्क्रीनिंग हुई, जेएनयू से खबर आई कि यहां एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया। शायद और यूनिवर्सिटीज में भी ये कोशिश हो और फिर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे चले। क्या कुछ देख रहे हैं आप इसकी पाबंदी की वजह, और अब आने वाले वक्त में इसका क्या कुछ होगा? देखिए, पाबंदी की वजह तो बहुत साफ है। ये जो सरकार है प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है, और इसका बहुत बड़ा भाग अपने इमेज को चमकाने के लिए लगा रहता है। इसलिए उसने भारतीय मीडिया के बड़े भाग को ऐसे कॉरपोरेट हाथों में चले गए हैं जो सरकार की आलोचना नहीं करते। अब मीडिया का काम तो होता है सरकार की आलोचना करे, और विपक्ष जो बातें सामने लाना चाहता है उसको अगर सही है तो सामने लाए, पर मीडिया ने वो अपना रोल भुला दिया है। तो ये सरकार नहीं चाहती कि लोगों को फिर से याद आए कि 2002 के कत्लेआम के पीछे क्या सच्ची वारदातें थी। तो सरकार निश्चित रूप से जो एक ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाई जा रही है, ये अपने खिलाफ किसी प्रकार की आलोचना को बढ़ने नहीं देती है, और फिर से वो सिद्ध कर रही है कि क्योंकि ये आलोचना उसके खिलाफ है, ये उस पर पूरी तौर से रोक लगाने की कोशिश करेगी। पर अब ये सोशल मीडिया है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक का पे वो पाबंदी लगा देंगे, पर जितनी देर तक के लिए थी कई लोगों ने डाउन कर ली होगी, और कई यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स उसको देखना चाहेंगे। तो उस पर कितनी पाबंदी, अब किताबों पे पाबंदी तो आसान है, किताब को जला दीजिए, किताब का दुकानदार जल जाता है, डर जाता है, दुकानदार डर जाता है। अब ये सोशल मीडिया में एक ये बात तो खास है कि आप सच्चाई को ज्यादा छुपा नहीं सकते।
और मेरे पास भी पहली जो लिंक आई उसको मैं नहीं देख सका, दूसरे ने भेजा उसमें पूरी दिख गई। और मेरे बाद फिर कुछ और लोगों ने कहा, और अभी फिर जो हैदराबाद की घटना हुई, तो सरकार का तो स्पष्ट है कि उसकी सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे, उसके लिए वो इसको बैन करना चाहती है। बैन कर दिया ऑलरेडी, पर अनऑफिशियल तरीके से इंटरनेट को बैन करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, ये ऐसे वक्त में आई है जब भारत की सियासत में एक तरह से रिकंसिडरेशन वाली हालत में लोग पहुंचे हुए हैं। जी अब से पहले भी हमने बात की है भारत जोड़ो यात्रा की, और उसके जी अलावा भी अपोजिशन पार्टियां भी कुछ ऐसा इशारा दे रही हैं कि बीजेपी का जीतने का रास्ता उतना आसान नहीं रहेगा 2024 या उससे पहले भी जो असेंबलियों के इलेक्शंस होने वाले हैं। अब सही। इसका क्या भारत के अंदरूनी सियासत पर असर पड़ेगा? क्या चूंकि एक तरफ तो वो एक बड़ी भीड़ है जो अंधभक्त है, जो ये देखती है कि मुसलमानों को सबक सिखा दिया मोदी जी ने, बस यही काफी है। एक वो है जो अपनी जहनियत, अपनी सोच अब भी पॉजिटिव और अच्छे तरीके से देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का इस वक्त क्या कुछ इसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगा भारत की अंदरूनी सियासत पर? देखिए, अंदरूनी सियासत में एक बात क्लियर हो जाएगी कि गुजरात के दंगों के असली दोषी कौन हैं, ये बात क्लियर हो जाएगी। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ गुजरात में ऐसा हुआ है, मैं विदेशों में क्या मुंह दिखाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था नरेंद्र मोदी के सामने ही कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। यानी लोगों के मन में एक तो बात है कि गुजरात के दंगों का असली कारण क्या है, और ये डॉक्यूमेंट्री के कारण वो चीज और उस पर मुहर लग जाएगी, और बीजेपी का जो इमेज है वो गिरने का पूरा चांस है। क्योंकि अभी तो अपने इमेज को बचाने के लिए पूरा मीडिया उनके साथ है, टेलीविजन चैनल्स उनके साथ हैं। पर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री अगर घर घर घूमती रही, जगह जगह घूमती रही, अगर अगर हो सके तो इनके इमेज में एक परिवर्तन जरूर आएगा। अभी आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में, यानी वो जो कांग्रेस प्लस एनजीओज और देश के मुख्तलिफ लोग जो जो डेमोक्रेसी में और सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, उनका क्या रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है? आप थोड़ा सा इसके बारे में करें, फिर उसके बाद दूसरे इशू पर मैं आता हूं। जी देखिए, इस पर मैं पहले भी आपसे 2-3 बार बात कर चुका हूं कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा ने भारत के चित्र को काफी बदल दिया है। जो एनजीओ और बाकी लोग पहले बहुत डरे डरे महसूस कर रहे थे, इस यात्रा के जो संदेश रहे हैं उससे उनमें थोड़ा फर्क आया है। और मुझे लग रहा है कि अभी देश का माहौल बदल रहा है, और हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, हमारे जो कमजोर तबकों के सपोर्ट की करने वाली चीजें हैं, वो फिर से मजबूत होने की उम्मीद जग रही है सिविल सोसाइटी ग्रुप में, और राजनीतिक हलकों में भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि हम शायद फिर से लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे चल सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव मुख्तलिफ स्टेजेस से, मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। अभी एक बयान आया लॉ मिनिस्टर का, किरण रिजिजू जी का, कि मेरे और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई महाभारत नहीं हो रही है, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में हूं, मुसलसल कांटेक्ट में हूं, और वो बहुत सी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने एक दूसरी बात कह दी कि पिछले दिनों कॉलेजियम जो रिकमेंडेशंस थी उसके वापस जाने पर यह बात पब्लिक कर दी गई कि किन किन जजों में क्या क्या कमियां थी। वो आईबी की रिपोर्ट थी या खुफिया रिपोर्ट थी, उसे कॉलेजियम ने आम कर दिया। ये कोई अच्छा काम नहीं किया, एक बार फिर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी, चूंकि हम इसी के साथ साथ इजराइल में भी अदालतों पर सरकार का शिकंजा देख रहे हैं, आरएसएस
और इजराइल का जो ज़ायनिस्ट नजरिया है वो तकरीबन एक साथ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक ही स्क्रिप्ट राइटर है जो दोनों या इससे भी ज्यादा मुल्कों में इसी लाइन पर काम कर रहा है। आपको क्या लगता है? जी, मैं आपसे इस पर सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये सरकार ने वैसे भी बाकी तरीकों से भी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे संविधान ने ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि एक तरफ एग्जीक्यूटिव है और दूसरी तरफ जुडिशियरी है। ये इनका बैलेंस बना रहे और जुडिशियरी संविधान के आधार पे सरकार जो अगर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अगर अपनी कुछ ऐसा करती है जो संविधान के विरोध में है, तो न्यायपालिका जुडिशियरी की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके। और हो ये रहा है कि पिछले कुछ सालों से बाकी सब इंस्टीट्यूशंस जो न्यायपालिका पर एक प्रकार से बंधन लगा सकते हैं कि वो सही रास्ते पर चलती रहे, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं में भी एक तरफ तो अंदर से घुसपैठ हुई है, दूसरी तरफ से दबाव आया है और तीसरी तरफ से अभी जो जुडिशरी में हम देख रहे हैं, सरकार की कोशिश है कि न्यायपालिका को भी पूरा उस रास्ते पर लाना कि जब वो सरकार के फैसलों को मुहर लगाते रहे, सरकार की बातों को सच सिद्ध करता रहे और ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है और उसी को लेकर ये सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे न्यायपालिका पर ज्यादा शिकंजा कसा जा सके और उसको पूरा खुद के रंग में ढाला जा सके। ये सरकार की कोशिश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने सफर में रहते हुए भी हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज राम पुनियानी जी कलकत्ता में हैं, कोलकाता जिसे अब कहा जाता है, और उन्होंने सफर में ही मेरे रिक्वेस्ट पर फौरन वक्त निकाला। उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर अपने दर्शकों को बता दूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो आप जिन लोगों ने नहीं देखी है, वो डिटेल आपने बता दी कि इसमें क्या क्या चीजें साबित हुई हैं जो अब से पहले कही जाती रही हैं, मुख्तलिफ कमीशनों की रिपोर्ट्स में आया है। वो एक तरह से कंफर्म किया है इस डॉक्यूमेंट्री ने। सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई है, उसकी सियासी वजह है जो आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।